प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने कथन यानी स्टेटमेंट और उसके प्रकार यानी टाइप्स, टाटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंट यानी कि पुनर्कथन, संभाव्य और व्याघात के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग किसी युक्ति और को सोपाधिक कथन कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म के रूप में बदलकर सत्यता सारणी की मदद से उसकी वैधता अवैधता का परीक्षण करेंगे। तो किसी भी युक्ति का अर्थ होता है जिसमें आधार वाक्य हो और निष्कर्ष हो। युक्ति में कम से कम एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष और अधिक से अधिक कई आधार वाक्य हो सकते हैं। किसी भी युक्ति को सोपाधिक कथन का अर्थ है कि हेतुमत कथन यानी कि P इम्प्लाइज वाले कथन, P इम्प्लाइज Q, इस रूप में वाले कथन। सोपाधिक कथन के अनुरूप करिस्पॉन्ड्स कंडीशनल स्टेटमेंट लाने के लिए दो नियम का पालन करना होता है, यानी कि युक्ति को हम सोपाधिक कथन के रूप में बदलने के लिए दो नियम की सहायता लेंगे। पहला नियम है सोपाधिक कथन का हेतु या पूर्ववर्ती। हेतु का अर्थ होता है जो आगे वाला पार्ट होता है, जिसे P इम्प्लाइज Q है तो P क्या है, ये हेतु है, आगे वाला भाग है। हेतु या पूर्ववर्ती, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस युक्ति के आधार वाक्यों का संयोजन होता है, यानी कि जो युक्ति के आधार वाक्य होते हैं वो उनका संयोजन या आधार वाक्य आगे की तरफ होते हैं, पूर्ववर्ती में होते हैं, होना चाहिए। सोपाधिक कथन का हेतुमत या फल कॉन्सिक्वेंट उस युक्ति का निष्कर्ष होना चाहिए, यानी कि जो युक्ति का निष्कर्ष होगा वो सोपाधिक कथन का हेतुमत यानी कि कॉन्सिक्वेंट यानी हेतुमत भाग या फल भाग या उत्तरवर्ती भाग, इसको कुछ भी कह सकते हैं, होगा। कहने का मतलब है कि पूर्ववर्ती भाग हेतुमत का पूर्ववर्ती भाग जो होगा युक्ति के आधार वाक्यों का संयोजन होगा और उत्तरवर्ती भाग जो होगा युक्ति का निष्कर्ष होगा। अब आगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे दिया हुआ है एक युक्ति P वेज Q, ये पहला आधार वाक्य है, दूसरा आधार वाक्य है निगेशन P और निष्कर्ष है Q। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म या करिस्पॉन्डिंग कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म यानी कि सोपाधिक कथन के रूप में बदलने के लिए हमको इस युक्त के दोनों आधार वाक्य, पहला आधार वाक्य P वेज Q है और दूसरा निगेशन P है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आधार वाक्यों को पहले ऐड कर जोड़ लेंगे, संयोजन कर लिया। ये पूर्ववर्ती भाग में है हेतुमत का, और उत्तरवर्ती भाग इम्प्लाइज लगा दिया, और जो निष्कर्ष Q है उसको हम इम्प्लाइज लगाने के बाद लिख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि किसी युक्ति को हेतुमत कथन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट सोपाधिक कथन में कैसे बदला जाएगा। आधार वाक्यों को संयोजन करके, जैसे यहाँ पर बिंदु डॉट लगा कर संयोजन किया गया, संयोजन करने के बाद उसे पूर्ववर्ती यानी कि हेतु एंटीसीडेंट में डालते हैं और निष्कर्ष को उत्तरवर्ती भाग में लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंट में लिखते हैं। अब हम युक्ति की वैधता एवं अवैधता की पहचान करेंगे कि युक्ति कैसे वैध है या अवैध है। इसके लिए हमें सत्ता सारणी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए दो नियम हैं। पहला नियम है किसी युक्ति को सोपाधिक कथन के अनुरूप करिस्पॉन्डिंग कंडीशनल स्टेटमेंट लाकर सत्यता सारणी द्वारा यदि उसका सत्यता मूल, ट्रुथ वैल्यू जानते हैं, सत्य मूल दो होते हैं T और F, सत्य और असत्य दो सत्ता मूल होते हैं, पहले बताया जा चुका है आपको। सत्यता मूल टाटोलॉजी या पुनर्कथन। टाटोलॉजी क्या होता है, जिसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण क्या होते हैं, सत्य होते हैं, तो उसे टाटोलॉजी बोलते हैं, पुनर्कथन कहते हैं। अर्थात जिसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण सत्य हों तो वह युक्ति वैध होती है। कहने का अर्थ है कि कोई युक्ति वैध है उसकी पहचान कैसे की जाएगी। हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने के बाद इसकी सत्ता सारणी बनाएंगे, और सत्ता सारणी बनाने के बाद यदि वो पुनर्कथन आता है, यदि उस पुनर्कथन सिद्ध होता है तो युक्ति वैध है। यदि पुनर्कथन नहीं सिद्ध होता तो युक्ति क्या है, अवैध है। अब दूसरा नियम देखिए, इसी प्रकार यदि किसी युक्ति को सोपाधिक कथन के अनुरूप लाने पर सत्ता सारणी द्वारा उसका सत्यता मूल कॉन्टिंजेंट
संभाव्य या कंट्राडिक्टरी व्याघाती हो तो वह युक्ति अवैध होगी। कहने का अर्थ है कि यदि युक्ति पुनर्कथन नहीं है, युक्ति पुनर्कथन नहीं है तो मतलब कि युक्ति को हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में बदलेंगे और सत्ता सारणी बनाने के बाद वो पुनर्कथन नहीं होती है। पुनर्कथन न होने का अर्थ है या तो युक्ति कॉन्टिजेंट या संभाव्य होगी या कंट्राडिक्टरी होगी। कॉन्टिजेंट में क्या होता है कि युक्ति में कुछ प्रतिस्थापन उदाहरण सत्य होते हैं और कुछ प्रतिस्थापन उदाहरण असत्य होते हैं, जबकि कंट्राडिक्टरी या व्याघाती में क्या होता है, उसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण असत्य होते हैं। आप ये सब बातें पिछले भागों में पढ़ चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, ठीक ना। तो यदि ये युक्ति पुनर्कथन सिद्ध नहीं हो पाती सत्ता सारणी से तो वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो अब हम एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा पूरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। युक्ति को सोपाधिक कथन के अनुरूप लाकर हमें क्या करना होगा, कोई युक्ति दी होगी उसको हमें सोपाधिक कथन कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में लाकर उसकी वैधता और वैधता के पता लगाएंगे। तो हम पहला युक्ति लेते हैं P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q पहला आधार वाक्य है, प्रीमिसेज है। दूसरा प्रीमिसेज आधार वाक्य क्या है, निगेशन Q, और कंक्लूजन क्या है हमारा, निगेशन P। तो आप देख रहे हैं इस युक्ति में दो आधार वाक्य हैं और एक निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष है। दोनों आधार वाक्य में आप देख रहे हैं कि दो चर हैं, पहला चर P है और दूसरा चर Q है। तो अब हम इस युक्ति को सोपाधिक कथन आकार क्या होगा, देखिए दोनों आधार वाक्यों का देखिए P इम्प्लाइज Q पहला आधार वाक्य, निगेशन Q दूसरा आधार वाक्य, दोनों को हम ऐड किया, दोनों को हमने डॉट लगाकर ऐड किया और उसका कंक्लूजन को हमने क्या किया, हेतुमत यानी कॉन्सिक्वेंट उत्तरवर्ती भाग में लिखा। पूर्ववर्ती भाग में दोनों आधार वाक्य को ऐड किया और उत्तरवर्ती भाग में निष्कर्ष को लिखा। अब हम सत्ता सारणी द्वारा इस आकार की वैधता स्पष्ट करेंगे। कैसे वैध अवैध, आप लोग सत्ता सारणी पहले भी बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, आज फिर से शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें दो वेरिएबल P और Q हैं। अब हम इसके लिए आप जानते हैं कि P में हम 2 बार T लिखते हैं और 2 बार F, ये फिक्स है। Q के लिए T F। P इम्प्लाइज Q क्या होता है, T और T के लिए क्या होता है, T होता है। T और F होता है तो F हो जाता है, ये फिक्स है। और बाकी सभी कंडीशन में T होता है। अब देखिए निगेशन Q क्या होगा, इसका निगेशन हो जाएगा T का F, F का T, T का F, F का T। अब देखिए इसका दोनों डॉट के द्वारा दोनों जुड़े हैं, दोनों क्या है, इसको डॉट के द्वारा जोड़ा गया है। तो T डॉट F क्या होता है, F होता है। F डॉट T F, T डॉट F F, T डॉट T T। अब देखिए निगेशन P, हमने ये लाइन कहाँ से आती है, इसके सभी पार्ट्स हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके सभी पार्ट्स, देखिए P वाला पार्ट है, Q वाला पार्ट है, फिर दोनों का इम्प्लाइज पार्ट है, निगेशन Q वाला पार्ट है, फिर पूरे पार्ट को एक बार लिखा, फिर निगेशन P वाले पार्ट को लिखा, फिर पूरा होल पार्ट को लास्ट में डाल दिया। तो यानी कि इसके खंड को लिखते हैं फिर लास्ट में पूरे को लिखते हैं। यहीं से युक्ति की वैधता और वैधता पता चलेगा। अब देखिए निगेशन P पर आते हैं हम, तो क्या होगा, T क्या हो जाएगा, F F T T। अब देखिए हमारा आखिरी पंक्ति है जो हमारा ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। ये इसका और इसका हेतुमत है, हेतुमत है। तो F इम्प्लाइज F क्या होता है, आप जानते हैं F इम्प्लाइज F क्या होता है, T होता है। F इम्प्लाइज F T, F इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज T T। इस प्रकार हम देखते हैं इसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण क्या हैं, सत्य हैं। तो ये युक्ति क्या हो जाती है, पुनर्कथन होगी। पुनर्कथन क्यों होगी, क्योंकि इसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण लास्ट में क्या आते हैं, T T। देखिए T T T चारों में T आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्ता सारणी के द्वारा ये पुनर्कथन, इसको हम कहेंगे पुनर्कथन। पुनर्कथन को अंग्रेजी में टैटोलॉजी, TAUTOLO, टैटोलॉजी। इस कारण क्या युक्ति क्या हो जाएगी, ये वैध हो जाएगी, क्योंकि ये पुनर्कथन या टैटोलॉजी है, इसलिए युक्ति क्या है, ये वैध है, वैलिड है, VALID। तो आप समझ गए होंगे। आप अगला उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में क्या है कि एक आधार वाक्य, देखिए पहला आधार वाक्य क्या है, P है, केवल एक आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला गया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 आधार वाक्य थे निष्कर्ष निकालने के लिए, लेकिन हमने ये उदाहरण जान से चुना है कि 2 आधार वाक्य वाले उदाहरण के बजाय आप एक आधार वाक्य उदाहरण को समझने का प्रयास करें।
तो इसमें देखेंगे कि एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष है। पी ये एडिशन का उदाहरण, इसको योग बोलते हैं, हिंदी में योग और अंग्रेजी में एडिशन, ऐड किया गया है। और अब देखिए सत्य सारणी कैसे बनेगी। पहले इसको हम सोपाधिक कथन के अनुरूप लाएंगे। पहले क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती भाग यानी कि एंटीसीडेंट में पूर्ववर्ती भाग हेतु जिसको कहते हैं, पूर्ववर्ती भाग में केवल एक आधार वाक्य इसलिए पी लिख दिया। संयोजन करने की कोई बात ही नहीं थी, इसीलिए हमने केवल पी अकेले लिख दिया और इम्प्लाइज का निशान लगाकर लास्ट में निष्कर्ष को, कॉन्सिक्वेंट यानी उत्तरवर्ती भाग में हमने निष्कर्ष को पी वेज क्यू को लिख दिया। अब देखिए इसको हम सत्य सारणी द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो इसमें एक पी है और क्यू, दो वेरिएबल हैं, तो पहले पी फिर क्यू फिर पी बेज क्यू और पूरा लास्ट में, ये 4 पार्ट बनते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले जैसे ऊपर वाले सवाल की तरह 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए 4 लाइनें बनती हैं। आप पहले भी जान चुके हैं 2 वेरिएबल के लिए 4 लाइन क्यों बनती हैं। अभी हम बता देते हैं आपको संक्षेप में 2 वेरिएबल की 4 लाइन क्यों बनती हैं। ये इसमें 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग होता है। n है चरों की संख्या, 2 अगर 2 वेरिएबल है हमारे तो यहाँ 2 घात लग जाएगा और 2 गुणे 2 बराबर 4। ये 4 क्या होता है, ये लाइनों की संख्या, 1 2 3 4 लाइन बनाते हैं। इसी में भी ये 4 क्या है, लाइनों की संख्या है। अब देखिए टी टी एफ एफ, क्यू में क्या होगा, टी एफ एफ, पी बेच क्यू क्या होगा, टी टी क्या होता है, टी टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ एफ। केवल एक कंडीशन होगी डिसजंक्शन में कि यदि दोनों वेरिएबल एफ होते हैं तभी ये डिसजंक्शन क्या होता है, एफ होता है, अन्यथा टी होता है। अब देखिए आखिरी लाइन है, पी और वी के बीच टी इम्प्लाइज टी क्या होगा, टी टी इम्प्लाइज टी क्या होगा, टी एफ इम्प्लाइज टी टी एफ इम्प्लाइज एफ टी। अब देखिए आप खुद देख रहे हैं ये भी पुनर्कथन है, ये भी युक्ति क्या होगी, पुनर्कथन होगी, क्योंकि इसके अंत वाले भाग में सभी क्या हैं, सत्य हैं, सत्यामूल सभी का सत्य है। तो ये हमारा भी एक क्या होगी, युक्ति वैध है। वैध क्यों है, क्योंकि ये पुनर्कथन है, TAUTOLOGY, टाटोलॉजी है, वैध है, ठीक ना। पुनर्कथन होने के कारण युक्ति वैध है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण नंबर 3 का उदाहरण है। इसको देखिए, तीसरी युक्ति हमारी है पी वेज क्यू। पहली लाइन में है, पहला आधार वाक्य प्रीमिसेज है, दूसरा है प्रीमिसेज पी। कंक्लूजन क्या निकाला गया है, क्यू निकाला गया है। अब देखिए इस युक्ति को सोपाधिक कथन के अनुरूप लाने पर, सोपाधिक कथन के अनुरूप आप जानते हैं कैसे लाया जाता है। दोनों आधार वाक्यों का संयोजन पूर्ववर्ती भाग में होता है, उत्तरवर्ती भाग कॉन्सिक्वेंट में क्या होता है, निष्कर्ष को लिखते हैं। अब देखिए तो हमने लिखा पी वेज क्यू डॉट पी लगा दिया, तो ये पूर्ववर्ती भाग हो गया, उत्तरवर्ती भाग में क्यू लिख दिया। अब हम इसकी सत्य सारणी बनाएंगे। सत्य सारणी बनाने के लिए देखिए पी क्यू पी वेज क्यू दोनों को एक साथ, फिर डॉट को भी पी वेज क्यू डॉट एक साथ, उसके बाद लास्ट में सभी को हम एक साथ लिख लिया। अब देखिए इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, तो वह 2 वेरिएबल के होने की वजह से कितनी लाइनें बनेंगी, 4 लाइनें बनेंगी। अब देखिए इसको बनाते हैं टी टी एफ एफ। अब ये दूसरी लाइन में क्या होगा, टी एफ टी, ये लाइनें फिक्स हैं दोनों लाइन। अब वेज के लिए क्या करते हैं, टी टी क्या होता है, टी टी एफ टी टी, केवल आखिरी लाइन और पिछले बता चुके हैं, आखिरी लाइन दोनों जब एफ होता है तभी एफ होता है, डिसजंक्शन। अब देखिए ये पी वेज क्यू और पी का संयोजन है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन का संयोजन है। टी और टी का संयोजन क्या होता है, टी होगा, टी और टी का संयोजन टी होगा, एफ और टी का संयोजन क्या होगा, एफ हो जाएगा, एफ और एफ का संयोजन एफ हो जाएगा। अब देखिए इसका और इम्प्लाइज क्यू के बीच, इस दोनों लाइनों के बीच है इम्प्लीफिकेशन, यानी कि सोपाधिक कथन को हम कैसे लिखते हैं, टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी इम्प्लाइज एफ, देखिए टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा, पहले आगे ये है और फिर क्यू है ना, टी इम्प्लाइज एफ क्या होगा, एफ हो जाएगा। एफ इम्प्लाइज टी एफ इम्प्लाइज एफ टी। देखिए ये युक्ति पुनर्कथन नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 बार तो टी आया है लेकिन एक बार क्या हो गया है, एफ हो गया, इस कारण ये युक्ति क्या है, टाटोलॉजी नहीं है। तो क्या है ये कॉन्टिजेंट है, यानी कि संभाव्य है। इसको हम क्या कहेंगे, संभाव्य।
और अंग्रेजी में CONTINGENT कंटिंजेंट। और होने के कारण ये युक्ति क्या है, ये इनवैलिड है, अवैध है। युक्ति क्या है, ये अवैध है। केवल पुनर्कथन, जब सभी टी होते हैं तो पुनर्कथन होने पर युक्ति वैध होगी, अन्यथा युक्ति क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार एफ होने की वजह से ये कंटिजेंट संभाव्य हो गई है। यदि मान लीजिए सभी एफ आ जाता तो क्या हो जाता, कंट्राडिक्शन हो जाता, तो भी युक्ति क्या हो जाती, अवैध हो जाती। अब देखिए हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, और निष्कर्ष क्या, इसलिए P इम्प्लाइज R। इसमें देख रहे हैं अभी तक हमारे सभी सवालों में दो वेरिएबल होते थे, P और Q होते थे, किंतु इस युक्ति में तीन वेरिएबल नजर आ रहे हैं, P, Q और R। तीन वेरिएबल होने की वजह से इसकी सत्ता सारणी बनाएंगे। देखिए पहले दोनों आधार वाक्य हमारे क्या है, पहला आधार वाक्य है P इम्प्लाइज Q, दूसरा आधार वाक्य Q इम्प्लाइज R। अब हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों आधार वाक्यों को पूर्ववर्ती भाग में ऐड करेंगे और उत्तरवर्ती भाग में निष्कर्ष को हम रखते हैं। पूर्ववर्ती भाग में आधार वाक्यों को संयोजन होता है, उत्तरवर्ती भाग में क्या होता है, निष्कर्ष को लिखते हैं। निष्कर्ष क्या है, P इम्प्लाइज R है, तो लिख दिया। अब देखिए सत्ता सारणी बनाकर इसकी हम जांच करेंगे कि ये युक्ति वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप देख रहे हैं कि इस युक्ति में तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल होने की वजह से लाइनों की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी होगी इसको हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि देखिए हमारा सूत्र क्या है, 2 की पावर n सूत्र होता है। तो वेरिएबल कितने, n क्या है, वेरिएबल की संख्या 2 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो हमारे 8, इसमें क्या बनेंगी, 8 पंक्तियां बनेंगी। तो आप इसको अब बनाएंगे। 8 पंक्तियों के लिए आप 4 बार टी लिखेंगे, टी 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 टी, एफ 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 एफ, ठीक। अब देखिए क्यू में क्या करेंगे, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, टी टी एफ एफ, ये लाइनें फिक्स होती हैं, टी टी एफ एफ। अब आर वाली पंक्ति में क्या करेंगे, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी और एफ। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज Q, P Q R लिख लिया। P इम्प्लाइज Q के रूप में क्या होता है, इन दोनों लाइनों की बात हो रही है। T इम्प्लाइज T क्या होता है, T, T इम्प्लाइज T, T, T इम्प्लाइज F, आप जानते हैं F होता है, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज T, 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 F इम्प्लाइज F, T, F इम्प्लाइज F, T। अब देखिए ये भी हो गया। ये Q इम्प्लाइज R, इस लाइन को यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए Q इम्प्लाइज R का मतलब इन दोनों लाइनों की बात हो रही है। T इम्प्लाइज T क्या होगा, T, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F, T, T इम्प्लाइज T, T, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F, T। अब देखिए इन दोनों का कंजंक्शन संयोजन किया गया है, तो हम संयोजन करेंगे। इन दोनों लाइनों का कंजंक्शन करने के बाद क्या होता है देखते हैं। T इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, T, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T, और सॉरी ठीक ना, इम्प्लाइज नहीं है, डॉट है, सॉरी। टी टी डॉट टी क्या होता है, टी होता है। टी डॉट एफ एफ होता है। एफ डॉट टी क्या होता है, एफ डॉट टी क्या होता है, एफ होता है। एफ डॉट टी क्या होता है, एफ होता है। टी डॉट टी टी, टी डॉट एफ एफ, टी डॉट टी टी, टी डॉट टी टी। संयोजन में जानते हैं आप, जब दोनों पार्ट सत्य होते हैं तभी टी होता है, अन्यथा जब एक पार्ट भी असत्य हो जाता है, एफ हो जाता है, तो पूरा एफ हो जाता है। इसको आप जानते होंगे। अब देखिए हम अगले कड़ी की ओर बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज R। अब देखिए P है, यहाँ है, R, ये तीसरी, पहली और तीसरी लाइन के बीच की बात हो रही है। T इम्प्लाइज T क्या होता है, T, T इम्प्लाइज F, F। अब देखिए T इम्प्लाइज T, T, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T क्या होता है, T, F इम्प्लाइज F, T, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F, T। अब देखिए सबसे लास्ट लाइन आ गया, इनके बीच इम्प्लीफिकेशन के रूप में है। अब देखिए T इम्प्लाइज T क्या होता है, T, F इम्प्लाइज F, T, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F, T, T इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज T,
टी, टी इम्प्लाइज टी, टी, टी इम्प्लाइज टी, टी। आप क्या देख रहे हैं, पूरे सभी कथन टी हैं, इस कारण ये युक्ति क्या हो गई है, वैलिड है, वैध है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसके स्टेटमेंट फॉर्म क्या हैं, टाटोलॉजी हैं। क्या युक्ति कैसी है, पुनर्कथन है, पुनर्कथन होने के कारण युक्ति वैध है। TOLOGY, टाटोलॉजी होने के कारण क्या युक्ति वैलिड है, वैध है। अब समझ गए क्यों वैध है, क्योंकि इसके सभी देखिए प्रतिस्थापन उदाहरण क्या हैं, टी हैं, इसका युक्ति क्या है, वैध है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल है, एक छोटा सवाल जगह बच रही थी, मैंने ले लिया, जगह का यूज हो जाएगा। अब देखिए पी वेज क्यू पहला आधार वाक्य है, निगेशन पी दूसरा है, कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है, क्यू है। इस युक्त को सोपाधिक कथन आकार में जानते हैं। आप दोनों आधार वाक्य को ऐड किया, निष्कर्ष को हम क्या किया, हेतु हेतु में लास्ट में कंसिक्वेंट में डाल दिया। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं पी और क्यू, तो इसमें 4 लाइन बनेगी, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। पी वेज क्यू जानते हैं क्या होता है, टी टी एफ का भी टी होता है, एफ टी का भी टी होता है, एफ एफ का केवल एफ होता है। निगेशन पी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी, पी वेज क्यू, और निगेशन पी का कंजंक्शन किया गया है, टी एफ क्या होगा, एफ हो जाएगा, टी एफ एफ, टी टी टी, एफ टी एफ। अब देखिए लास्ट लाइन है, इस लाइन का और इस लाइन का, ये 2 लाइनें हैं, इनके बीच संबंध दिखाना है हमको। दोनों उंगली मैंने रख दी यहाँ पर। एफ इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, एफ इम्प्लाइज एफ भी टी होता है, या टी इम्प्लाइज टी भी टी होता है, एफ इम्प्लाइज एफ क्या होता है, टी होता है। अब क्या देख रहे हैं कि चारों प्रतिस्थापन उदाहरण क्या हैं, सत्य हैं। तो इस क्या हो गई, ये युक्ति क्या है, वैध है। क्यों वैध है, क्योंकि ये पुनर्कथन हो गया है। चारों सत्य होने से क्या युक्ति हो गई है, पुनर्कथन, यानी कि, और ये क्या होगी, युक्ति वैध हो गई है। इस प्रकार हम लोगों ने आज किसी युक्ति को सोपाधिक कथन के रूप में बदला और उदाहरण के द्वारा समझा भी, और उसके उदाहरणों के द्वारा समझने के लिए हमने सत्यता सारणी की मदद ली। सत्यता सारणी एक ऐसी शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा हम वैध और अवैध की पहचान युक्तियों की कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।